Hello students, I am Dr. Anurag Srivastav from Bora Institute of Management Sciences, Lucknow, and I am here to discuss with you about the subject Business Statistics and Analytics from MBA first semester. इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अभी तक आप लोग फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और सेकेंड यूनिट में टाइम सीरीज़ के बारे में इंट्रोडक्टरी नॉलेज आप लोगों को मिल चुकी है. टाइम सीरीज़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और उसको एनालाइज करने के कई सारे मेथड्स होते हैं. टाइम सीरीज़ में ट्रेंड जो भी कुछ है उसे किस तरह से स्टडी किया जाएगा, उसे किस तरह से समझा जाएगा और उससे कैसे हम लोग कंक्लूजन्स निकालेंगे. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ टाइम सीरीज़ ऑल्सो. तो अब इस सेशन में हम लोग कुछ मेथड्स समझेंगे अबाउट द मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड. Time series, as you must be already knowing, is any data which is plotted or listed in a chronological order. टाइम के हिसाब से कोई भी डेटा अगर हम लगा रहे हैं, कोई अरेंज कर रहे हैं डेटा, तो उसे हम एक टाइम सीरीज़ बोलते हैं. कई अलग अलग तरह की टाइम सीरीज़ जो हो सकती हैं, तो कोई भी तरह का डेटा हो सकता है, प्रोडक्शन का हो, डिमांड का हो, कंजम्पशन का हो, जो भी डेटा है, पॉपुलेशन का डेटा है. तो ये डेटा जब हम टाइम के हिसाब से, टाइम का पीरियड कोई भी हो सकता है, चाहे वो डेली हो, चाहे आवर्ली हो, चाहे वीकली हो, एनुअल हो, डिकेड वाइज हो, कैसे भी जो भी डेटा है, तो वो हमें मदद करता है ये पता करने में कि ट्रेंड किस तरह का है, किस तरह की से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ये हमें पता चलता है. और वो लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से कैसे स्टडी किया जाए और फोरकास्ट कैसे किया जाए, आगे के बारे में फोरकास्टिंग और एस्टिमेशन, ये चीज़ें हम कि कुछ प्रिडिक्शन करना है, वो हमें उसमें हमें टाइम सीरीज़ मदद कर रहा है. तो कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं? ब्रॉडली 4 मेथड्स होते हैं टाइम सीरीज़ एनालिसिस के लिए और ट्रेंड मेजरमेंट के लिए, ट्रेंड एनालिसिस के लिए. द फ्री हैंड और ग्राफिक मेथड, जो 4 मेथड्स यहाँ पे लिस्टेड हैं. द मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, द मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस एंड द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. तो ये 4 मेथड्स हमारे पास होते हैं और इन 4 मेथड्स की अपनी अपनी एप्लीकेबिलिटी है, अपने अपने एडवांटेजेस हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं. एक एक करके हम इन मेथड्स को समझते हैं, देखते हैं. सबसे पहला मेथड जो है वो है द फ्री हैंड मेथड और द ग्राफिक मेथड. फ्री हैंड मेथड है ये. फ्री हैंड जैसा कि नाम है, हम विद अ फ्री हैंड कर्व या ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. टाइम सीरीज़ का ग्राफ बनाने से पहले एक चीज़ हमें ध्यान रहे, टाइम सीरीज़ में जब भी हम प्लॉटिंग करेंगे तो जो टाइम की वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पे ली जाएगी और जो वैल्यूज़ हैं, चाहे कोई भी वैल्यूज़ हैं, चाहे डिमांड हो, चाहे पॉपुलेशन हो, चाहे कितनी क्राइम हो रही है, क्राइम रेट है, एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं, कोई भी चीज़ है, पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी है, तो वो हम लेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे. टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड द वैल्यूज़ ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द वर्टिकल एक्सिस. तो फ्री हैंड ग्राफिक मेथड जो है वो सिंपलेस्ट है. सिंपलेस्ट वैसे बनाने के लिए, यूज़ करने के लिए सिंपलेस्ट है, बट इट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस ऑल्सो, क्योंकि उसको बनाना आसान हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेटली बनाना वो मुश्किल हो सकता है. दैट इज़ गोइंग टू रिक्वायर प्रैक्टिस ऑल्सो. सो इट इज़ mathematically you can say the simplest method because we are not using any calculations. First of all, the values of the time series are plotted on the graph. तो ग्राफ के ऊपर हमने सारी वैल्यूज़ प्लॉट कर ली. सारी वैल्यूज़ हम जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं टाइम सीरीज़ की वो हम ग्राफ के ऊपर केवल प्लॉट करेंगे. वी आर नॉट ड्राइंग एनीथिंग, वी आर जस्ट प्लॉटिंग द वैल्यूज़, द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस, a free hand smoothed curve will be drawn through all these points in such a way that the curve represents the general tendency of the data. तो सिंपल हमने क्या किया कि हमने अब इस तरह का कर्व बनाया. फ्री हैंड कर्व तो बना रहे हैं, स्मूथड कर्व लेकिन है. मतलब ये है कि हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम उन पॉइंट्स के बीच में से ऐसी स्ट्रेट लाइन एक्चुअली बनाएंगे जो कि जनरल डेटा टेंडेंसी को शो करेगा. सारे जो पॉइंट्स हैं वो इक्वी डिस्टेंट हों मोर और लेस
ऐसा हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। द ट्रेंड वैल्यूज़ कैन नाउ बी रेड फॉर वेरियस टाइम पीरियड्स बाय लोकेटिंग देम ऑन द ट्रेंड लाइन अगेंस्ट ईच टाइम पीरियड। और इस लाइन को फिर हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर सपोज़ हमारे पास डेटा है 2011 से लेकर के 2018 तक का, उस लाइन को आगे एक्सटेंड करके 19 में क्या हुआ, 20 में क्या हो सकता है, 21 का क्या होगा, इस तरह से हम उसको कैलकुलेट या एस्टिमेट कर सकते हैं। उसका एक एस्टिमेशन निकाला जा सकता है बाय एक्सटेंडिंग द सेम लाइन। तो जैसे अगर इस तरह से कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। तो इस तरह से सपोज़ वी हैव वैल्यूज़ फॉर एनी वैल्यूज़, सेल्स की वैल्यूज़ अगर हम मान लें, maybe they are given in say thousands or lakhs of rupees. These sales values are given for the year 1992 till the year 2002. तो हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे कैसे। यहाँ जो ये ग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें किया क्या जा रहा है, इसमें हमने सबसे पहले जो रेड लाइन है, रेड लाइन इज़ रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल वैल्यूज़। तो 1992 की वैल्यू 64 जो है वो पॉइंट है, 1993 की वैल्यू 82 वो है, और उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया। जब सारे पॉइंट्स को जोड़ रहे हैं तो वो हमें रेड लाइन मिल रही है। लेकिन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो कर्व है, फ्री हैंड स्मूथड कर्व जो है, वो ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसका एक्चुअली तरीका जो होता है, वैसे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन एक जो शुरुआत में ऐसा तरीका यूज़ किया जाता है कि व्हाट वी डू, हमने ग्राफ के ऊपर जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उनको प्लॉट कर ली। रेड लाइन हम बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते हैं, और उसके बाद वी टेक अ थ्रेड, और थ्रेड को हम पेपर के ऊपर एडजस्ट करते हैं। इस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि दोनों तरफ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो डेविएशंस हैं वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएं, मोर और लेस कैंसिल आउट हो जाएं। और उस थ्रेड को जब हम एडजस्ट करते जाएंगे, थ्रेड की एडजस्टमेंट हम करते जाएंगे, और एडजस्ट करके जिस जगह पर वो प्रॉपरली हमें लगेगा कि दिस इज़ द बेस्ट वे वेयर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ आर कैंसिलिंग देमसेल्व्स आउट, उसके बाद वहाँ पर हम थ्रेड के अलॉन्ग एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसे आगे एक्सटेंड करके फिर हम आगे की भी ट्रेंड वैल्यूज़ पता कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे इन विच अ फ्री हैंड स्मूथड कर्व इज़ ड्रॉन। दिस इज़ द फ्री हैंड और the graphic method of trend analysis for time series. दूसरा मेथड जो है that is the method of semi averages. अब फ्री हैंड कर्व का फ़ायदा क्या है कि वो आसान है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि क्योंकि वहाँ पे कोई कैलकुलेशंस यूज़ नहीं किए जा रहे हैं, नो कैलकुलेशंस आर बीइंग यूज्ड, देयरफॉर अलग अलग लोग अलग अलग तरह का कर्व बना सकते हैं। तो जो ट्रेंड वैल्यूज़ हैं वो कुछ डिफ़र कर सकती हैं। ए ने बनाया कुछ अलग आएगी, बी ने बनाया कुछ अलग आएगी, किसी एक स्टूडेंट ने बनाया, किसी दूसरे स्टूडेंट ने बनाया, किसी एक स्टैटिस्टिशियन ने बनाया, किसी दूसरे स्टैटिस्टिशियन ने बनाया, वैल्यूज़ अलग अलग आ सकती हैं। दिस इज़ दी ड्रॉबैक ऑफ द फ्री हैंड मेथड। तो मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस क्या है, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि स्टैटिस्टिक्स ऑब्वियसली इट इज़ मोर ऑफ एन आर्ट, इट इज़ ऑल्सो साइंस बट इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट। तो इसलिए हम दोनों ही चीज़ें यूज़ कुछ टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं, कुछ स्किल का यूज़ किया जाता है, और कुछ फार्मूले भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे जैसे फार्मूले यूज़ करेंगे वैसे वैसे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। अगर हम लोग सिंपल रखेंगे तो फिर चीज़ों में इनएक्यूरेसी आ सकती है। तो फ्री हैंड कर्व मेथड में थोड़ी इनएक्यूरेसी है। थोड़ा सा उसको बेटर बनाने के लिए, थोड़ा सा उसको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस यूज़ किया जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर लिया जाता है। व्हाट वी डू हियर, द सेमी एवरेजेस आर कैलकुलेटेड टू फाइंड आउट द ट्रेंड वैल्यूज़। सेमी एवरेजेस का सिंपल मतलब है डेटा अगर 10 साल का है तो 5 साल का डेटा एक साथ लेकर के उसका एवरेज ले लिया, अगले 5 साल का डेटा अलग लेकर के उसका एवरेज ले लिया, दो वैल्यूज़ मिल गई और उनको प्लॉट कर दिया। बाई सेमी एवरेजेस इज मेंट द एवरेजेस ऑफ द टू हाफ्स ऑफ अ सीरीज़, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। नाउ दीज एवरेजेस वुड बी प्लॉटेड अगेंस्ट द मिड वैल्यू ऑफ ईच हाफ। तो 5 साल का अगर डेटा है हमारे पास, तो 5 साल का 10 साल का अगर डेटा है तो पहले 5 साल को अलग हमने एवरेज निकाला, और उन 5 साल का भी एवरेज निकाल के, यानी कि जो सालों का जो मिड ईयर है, 5 ईयर्स में जो मिड ईयर है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर
इज़ द एवरेज इज़ थर्ड ईयर, तो तीसरे ईयर के सामने पहले हाफ को प्लॉट कर दिया और सातवें ईयर के सामने, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ, सातवें ईयर के सामने दूसरा एवरेज प्लॉट कर सकते हैं। और उस लाइन को हम जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम दोनों तरफ लाइन एक्सटेंड कर देंगे, वो हमको ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। सिंपल है, आसान है, सिंपल। ये दूसरी चीज़ जो एक ज़रूरी चीज़ समझने वाली यहाँ पर है कि अगर आसान होगा तो उतना अच्छा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसका फ़ायदा ये है कि एक ऑब्जेक्टिव तरीका है, इसलिए अलग अलग लोग जो भी कोई बनाएगा, जो भी कोई इस मेथड को यूज़ करेगा, सबका रिजल्ट सेम आएगा। एटलीस्ट देयर विल बी नो कन्फ्यूजन एट दैट पॉइंट। So now the two points therefore are joined by a straight line which can then be extended on either side, और ये है हमारी ट्रेंड लाइन। तो कैसे किया हमने? सेम एग्जाम्पल अगर हम ले लें, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा पिछले एग्जाम्पल से सिंपल करने के लिए, वहाँ पर 11 साल का डेटा था, यहाँ पे हम लोग 10 साल का ही डेटा ले रहे हैं। 11 साल के डेटा में क्या करेंगे, दैट ऑल्सो वी विल सी। तो ये 10 साल का डेटा है, पहले 5 साल को अलग एवरेज निकालेंगे, दूसरे 5 साल को अलग एवरेज निकालेंगे इन दिस मैनर। तो 92 से लेकर के 2001 तक का डेटा हमारे पास है। पहले 5 साल 92, 93, 94, 95 एंड 96, इनकी जो वैल्यूज़ हैं 64, 82, 97, 71 एंड 78, total them and divide the total by 5, we get the first semi average as 78.4। इसी तरह से जो सेकेंड हाफ है डेटा का 97, 98, 99, 2000 एंड द ईयर 2001, इसकी जो वैल्यूज़ हैं 112, 115, 131, देन 88 एंड देन अगेन 100, इनका जो एवरेज निकालेंगे पाँचों को जोड़ करके 5 से डिवाइड किया, वी गेट द एवरेज एज इक्वल टू 109.2। तो पहला काम हमने किया कि मिड ईयर के सामने हमने लिख दिया, 94 के सामने हमने लिखा 78.4 और 1999 के सामने हमने लिखा 109.2। और अब हम केवल इन दो पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो दो ईयर होंगे 94 एंड 99, और वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज़ होंगी 94 के अगेंस्ट 78.4 और 99 के अगेंस्ट 109.2। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ हो जाएंगी और ऐसे हम इसको प्लॉट कर देंगे। ये है हमारी ट्रेंड लाइन, जो रेड लाइन बनी हुई है ग्राफ के ऊपर, दिस इज़ आवर ट्रेंड लाइन। इस लाइन को दोनों तरफ एक्सटेंड करके हम बाकी जो ईयर्स हैं उनकी भी ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ वन सिंपल वे ऑफ फाइंडिंग अ मोर और लेस एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है वो ये है कि ये ऑब्जेक्टिव तरीका है, ये मैथमेटिकल तरीका है। इसमें फ्री हैंड कर्व मेथड की तरह से ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि अलग अलग इंडिविजुअल्स अलग अलग रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं। सो दिस इज़ वन एडवांटेज। द डिसएडवांटेज हाउएवर, डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीका यहाँ पर यूज़ किया गया है। हम एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो बहुत अच्छी ट्रेंड वैल्यूज़ इसमें नहीं मिल पाएगी। एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना ज़रूरी है कि अगर डेटा हमारे पास 10 साल का है, इवन नंबर्स का है, तब तो हमने इस तरह से कर लिया, लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ़ डेटा है, ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स का डेटा है, ऑड नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड्स का अगर डेटा है, तो फिर दो पार्ट्स में उसको नहीं डिवाइड कर सकते हैं। उसका एक जो सिंपल तरीका है जो यूज़ किया जाता है वो ये है कि हम मिड ईयर इग्नोर कर देते हैं। वी इग्नोर द मिड ईयर इन दैट केस। तो अगर 11 साल का डेटा हो तो फिर बीच का ईयर जो है, यहीं पर अगर 92 से लेकर के 2002 तक का हमारे पास डेटा होगा मान लें, तो बीच का ईयर हो जाएगा 1997। 1997 का डेटा हम उसको यूज़ ही नहीं करेंगे। पहले 5 साल 92 टू 96 और लास्ट के 5 साल 98 टू 2002, इनके हम एवरेजेस निकाल करके और उसे प्लॉट कर देते हैं। तो ये एक थोड़ा सा बेहतर तरीका फ्री हैंड कर्व मेथड से हो जाता है, केवल इस सेंस में कि ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर प्रैक्टिस है तो फ्री हैंड कर्व मेथड कैन बी सेड टू बी अ बेटर मेथड दैन दिस पर्टिकुलर मेथड। इससे और अच्छा मेथड फिर अगर देखा जाए कि क्योंकि हम 2 ही साल का वहाँ पर 2 ही केवल वैल्यूज़ वहाँ पर ले रहे थे, उसमें और अच्छा क्या कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा कंपैरेटिवली काफ़ी ठीक मेथड माना जाता है। लिमिटेशन वजह से जो भी है वो भी हम देखेंगे। तो मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस,
मूविंग एवरेजेस मेथड में हमने क्या किया, दिस इज अ सिंपल डिवाइस ऑफ रिड्यूसिंग फ्लक्चुएशंस इन द डेटा एंड ऑब्टेनिंग ट्रेंड वैल्यूज विद अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये कुछ चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, तो इससे हमें मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों समझ में आ जाएंगे। क्या चीज़ है? इट इज़ अ सिंपल डिवाइस ऑफ रिड्यूसिंग फ्लक्चुएशंस। डेटा जब भी होगा हमारे पास, कोई भी डेटा, कोई एक्चुअल डेटा जब भी हम लेंगे तो उसमें फ्लक्चुएशंस तो होंगे ही होंगे। डेटा रेगुलर इंटरवल्स पर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हो सकता या कांस्टेंट भी नहीं रह सकता है, तो उसमें फ्लक्चुएशंस होंगे ही। जो डेटा हमने अभी देखा उसमें फ्लक्चुएशंस थे ही। तो फ्लक्चुएशंस जो हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। वी कैन नॉट नलिफाई देम। मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस का इसका मतलब ये लिमिटेशन है कि फ्लक्चुएशंस बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकते हैं। मूविंग एवरेज का पीरियड जितना लंबा होगा उतना फ्लक्चुएशंस कम होते जाएंगे with a fair degree of accuracy. Fair degree of accuracy again means that the accuracy is not 100%, but still it is better than the method of semi averages. So, it is a fair degree of accuracy, therefore, we use moving averages method when we need some a slightly more scientific analysis. Average values of a number of years is taken as the trend value for the middle point of the period of moving average. This moving average can be say 3 years, 4 years, 5 years, 6, 7. डेटा जितना ज़्यादा बड़ा है, जितना ज़्यादा साल का, जितना ज़्यादा अलग अलग टाइम पीरियड्स का डेटा हमारे पास होगा, उतना बड़ा मूविंग एवरेज हम ले सकते हैं। मूविंग एवरेज का पीरियड कोई ऐसा स्पेसिफाइड नॉर्मली नहीं होगा, आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डेटा कि हम कितने साल का मूविंग एवरेज लें। जितना ज़्यादा लंबा पीरियड होगा मूविंग एवरेज का उतना अच्छा होगा, हालांकि कैलकुलेशंस थोड़े उससे कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। हाँ, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा, रेयरली पूछा जाता है लेकिन तब भी अभी 2 साल पहले इसका क्वेश्चन आया था, तो उस केस में इट विल बी मेंशन्ड कि आपको कितने साल का मूविंग एवरेज लेना है। सो द प्रोसेस ऑफ एवरेजिंग स्मूदन्स द कर्व एंड रिड्यूसेस द फ्लक्चुएशंस, एंड द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड इज इन दिस मेथड is the period of the moving average. तो कितना पीरियड होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर 3 ईयर मूविंग एवरेज लें, वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग देख रहे थे। यहाँ पर 3 ईयरली मूविंग एवरेज अगर हम लेते हैं तो एक एवरेज वॉल्यूम, मीडियम वॉल्यूम डेटा के लिए 3 ईयरली मूविंग एवरेज काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज अगर हम लें तो इस तरीके से किया सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हमने क्या किया, फर्स्ट 3 ईयर्स का एवरेज लिया है, 1992, 93 एंड 94। फॉर दीज 3 ईयर्स वी आर टेकिंग द मूविंग एवरेज। इन 3 साल के लिए हम मूविंग एवरेज ले रहे हैं। तो 64 प्लस 82 प्लस 97 डिवाइडेड बाई 3, तो पहली वैल्यू जो हमें मिली वो 81 मिल गई, और उसको हम इसलिए प्लॉट कर रहे हैं अगेंस्ट द मिडिल ईयर ऑफ द 3 ईयर पीरियड। जो 3 साल का जो पीरियड है उसके मिडिल में हम लोग उसको प्लॉट कर रहे हैं। तो पहले 3 साल का हमने एवरेज लिया, और इन तीनों का जो एवरेज है उसको हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया, उसके अगेंस्ट हम उसको प्लॉट कर दे रहे हैं। अब हम, क्योंकि ये मूविंग एवरेज है, ये 3 ईयर मूविंग एवरेज है, और मूव कैसे करेगा, मूव करेगा तो 1 साल अब हम आगे बढ़ जाएंगे, 1 साल उससे आगे बढ़ेंगे। तो अगली वैल्यू जो हो गई हमारी 3 वैल्यूज़, वो हो गई 93 की, 94 की और 95 की। 93 एंड 94 एंड 95, इन 3 साल का एवरेज फिर हम निकालेंगे, और उसे, उसका जो मिडिल ईयर है 94, उसके अगेंस्ट प्लॉट कर दिया जाएगा। तो ये इस तरह से हमने 3 ईयर 93, 94, 95, इन 3 का जो एवरेज है उसे हम नेक्स्ट ईयर, मिड ईयर के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं। ऐसे ही फिर नेक्स्ट 3 ईयर का पीरियड हो गया, 94, 95, 96, इन तीनों की जो वैल्यूज़ हैं 97, 71 एंड 78, तीनों को ऐड किया और 3 से डिवाइड किया, वी गेट द वैल्यू एज 82। इस तरह से करते करते और हम आगे जब बढ़ते जा रहे हैं तो आखिरी जो 3 साल की जो वैल्यूज़ मिल रही हैं हमें, वो मिल रही हैं फॉर द ईयर 2000
2001 एंड 2002। इन 3 साल की वैल्यूज़ जब हमें मिल रही हैं तो इनको जो वैल्यूज़ हैं 88 एंड 100 एंड 146, फिर हमने तीनों को जोड़ा और तीनों को जोड़ करके जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग इज़ 111.33 अगेंस्ट द ईयर 2001। अब इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे पास केवल 2 साल रह जाते हैं, इसलिए दिस इज़ द लास्ट वैल्यू दैट वी हैव। तो इस तरह से जब हम 3 ईयरली मूविंग एवरेज ले रहे हैं तो हो क्या रहा है, 92 के अगेंस्ट हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी और 2002 के अगेंस्ट हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो एक्चुअली जब हमारे पास डेटा था 11 ईयर्स का, वी हैड 11 ईयर्स वर्थ ऑफ डेटा, बट नाउ the 3 yearly moving averages values we have only for the middle 9 years. The first year is left out, the last year is left out, the first year and the 11th year are gone. Now we have the moving averages for 9 years starting from the second year up to the 10th year. तो इन 9 साल का जो डेटा है इसे अब हम ये जो ट्रेंड वैल्यूज़ हमें अब जो मिल रही हैं इनको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो 9 साल का यहाँ पर डेटा ये प्लॉट हो जाएगा। जितने भी साल का डेटा हमारे पास है, अगर हम 3 ईयरली मूविंग एवरेज लेंगे तो हमारे पास उससे 2 साल घट जाएंगे। अगर हम 5 साल का लेंगे अगर डेटा इसी तरीके से 5 साल का मूविंग एवरेज अगर हम लेते हैं तो फिर पहले 5 साल का एवरेज हो जाएगा 92, 93, 94, 95 एंड 96। इन 5 साल का जो एवरेज होगा वो मिडिल ईयर 94 के अगेंस्ट प्लॉट हो जाएगा। तो 94 से शुरू होगा और 2000 पे ख़त्म हो जाएगा। तो शुरू के 2 साल कम हो जाएंगे और आखिरी के 2 साल कम हो जाएंगे। शुरू के 2 टाइम पीरियड्स हो जाएंगे, हमेशा डेटा ईयर्स में ही मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो शुरू के 2 टाइम पीरियड्स कम हो जाएंगे, लास्ट के 2 टाइम पीरियड भी कम हो जाएंगे और इस तरीके से हमारे पास जितना भी ईयर का डेटा है उससे 4 साल की ट्रेंड वैल्यूज़ कम मिलेंगी, उन्हें हम प्लॉट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। जो रेड लाइन है वो एक्चुअल डेटा है, पहले भी जैसा हम लोगों ने देखा था, और जो ब्लैक लाइन है वो वैल्यूज़ हैं ऑफ दी जो ट्रेंड वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं वो आ गई। ब्लैक लाइन इज़ रिप्रेजेंटिंग दी ट्रेंड वैल्यूज़। तो ये हम देख सकते हैं कि जो फ्लक्चुएशन है वो रेड लाइन में ज़्यादा है, लेकिन ब्लैक लाइन में फ्लक्चुएशन काफ़ी कम हो गया है। तो ये एडवांटेज मिलता है हमें मूविंग एवरेज से। तो जितने लंबे पीरियड का हम मूविंग एवरेज लेंगे उतना ही ये जो लाइन है ब्लैक वाली, जो ट्रेंड लाइन हमारी है वो और ज़्यादा सीधी होती जाएगी, वो और सीधी होगी और सीधी होगी। बम्प्स और क्रेविसेस उसमें और कम होते जाएंगे, उतार चढ़ाव उसमें और कम होते जाएंगे। कहाँ कहाँ नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, वो जाएगी तो वैसे ही उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगी जिसको कि एक्चुअल वैल्यूज़ फॉलो कर रही हैं, लेकिन कम। जब एक्चुअल वैल्यूज़ नीचे जा रही हैं तो ट्रेंड लाइन भी नीचे जाएगी, कम नीचे जाएगी। जब एक्चुअल वैल्यूज़ ऊपर जाएंगी तो ट्रेंड वैल्यू लाइन भी ऊपर जाएगी, लेकिन उतना ऊपर नहीं जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमें और ज़्यादा स्मूथ लाइन चाहिए तो हम और लंबे पीरियड का ले सकते हैं एवरेज। उससे भी ज़्यादा जितने लंबे पीरियड का एवरेज लेते जाएंगे उतनी ज़्यादा स्मूदेड लाइन हमको मिल जाएगी। यही मतलब होता है स्मूदिंग ऑफ द कर्व और स्मूदेड ट्रेंड लाइन। तो और ज़्यादा लंबा और ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा। लेकिन जो ड्रॉबैक है इस मेथड का वो ये है सिंपल सा कि क्योंकि हम मूविंग एवरेजेस ले रहे हैं इसलिए पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं मिल सकती है। पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन कभी नहीं मिल सकती, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि कितने लंबे पीरियड का आप मूविंग एवरेज लेंगे, इसमें जो गवर्निंग फैक्टर है वो सिंपली यही है कि कितने साल का डेटा हमारे पास है। अगर हमारे पास ज़्यादा साल का डेटा है, अगर हमारे पास 50 साल का डेटा है तो हम उसी तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं पीरियड को। लेकिन अगर हमारे पास कम ही साल का डेटा है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। सबसे अच्छा मेथड जो है, एक्चुअली इस मेथड को हम डिटेल में तो देखेंगे अगले सेशन में, लेकिन इसके बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे अच्छा मेथड जो माना जाता है दैट इज़ द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ ऑब्टेनिंग ट्रेंड वैल्यूज़ and known as the method of least squares, fitting straight line trend.
With this method a straight line trend is obtained and this line is called the line of the best fit. Actually ये line वही है जो फ्री हैंड कर्व मेथड से भी हम लोग को मिल रही थी। तो अच्छी प्रैक्टिस है तो फ्री हैंड कर्व मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन ये दिखाने के लिए कि हाँ साइंटिफिकली बनाई गई है, वो लाइन एक्यूरेट ड्रॉ करने के लिए मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स का यूज़ किया जाता है। अ वेरी इम्पॉर्टेंट मेथड इन टाइम सीरीज़ एनालिसिस, द बेस्ट मेथड इन टाइम सीरीज एनालिसिस। और ये ऐसा मेथड है जिसके ऊपर करीब करीब हर साल एक न्यूमेरिकल आता ही है। सो दिस इज़ अ लाइन फ्रॉम विच द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ वेरियस पॉइंट्स ऑन ईदर साइड इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो तो मैंने सेशन के शुरुआत में फ्री हैंड कर्व मेथड के लिए भी यही बताया था कि एक धागा पेपर के ऊपर रख करके और जो डेविएशंस हैं उनको हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं और ऐसी लाइन बनाते हैं जो कैंसिल्ड आउट डेविएशंस के हिसाब से धागे से कोइंसाइड कर जाए। तो वही चीज़, वही एम यहाँ पर है। वहाँ पर हम प्रैक्टिस से कर रहे हैं, यहाँ पर हम मैथ्स का यूज़ करके कर रहे हैं, कैलकुलेशंस का यूज़ करके कर रहे हैं। तो दोनों साइड्स से जो पॉइंट्स हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ जो हैं, उनका जो डेविएशन है उसको प्लस और माइनस को अगर हम एल्जेब्रिक सम निकाल दें तो वो हमको 0 मिलेगा। ये है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स का में। और इसका नाम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स क्यों है? The sum of the squares of these deviations would be the least as compared to the sum of squares of the deviations obtained by using any other line. कोई भी दूसरी लाइन आप बनाएंगे तो अगर डेविएशंस का स्क्वायर कर दें तो इस लाइन के केस में जो डेविएशंस के स्क्वायर का सम होगा वो मिनिमम होगा बाकी लाइन्स के मुकाबले में। एंड दैट इज़ वाई, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस मेथड इज़ नोन एज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। हम अभी इसको डिटेल में तो नहीं देखेंगे, उसके लिए नेक्स्ट सेशन होगा, लेकिन वही वैल्यूज़ अगर हम ले करके चलें जो अभी तक ले रहे थे, कैसे होगा? ऑब्वियसली वी विल बी लुकिंग एट इट एंड इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेशन। लेकिन इन सेम वैल्यूज़ का यूज़ करके अगर हम लीस्ट स्क्वायर्स मेथड का यूज़ करेंगे तो यू कैन सी दिस इज़ द सेम ग्राफ एज वी हैड ऑब्टेन्ड इन द फ्री हैंड कर्व मेथड। जो रेड लाइन है वो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो ब्लैक लाइन है वो ट्रेंड वैल्यूज़ मिलेंगी जब हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो अगर हम सही कैलकुलेशंस करके निकाल रहे हैं तो भी इसी तरीके से वही ट्रेंड वैल्यू मिल रही है, और अगर हम अच्छी प्रैक्टिस के साथ फ्री हैंड कर्व मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो भी सेम वैल्यूज़ या सेम ट्रेंड लाइन मिलती है। और इस लाइन को हम जब एक्सटेंड कर देंगे तो हमें आगे की वैल्यूज़, आगे की एस्टिमेटेड वैल्यूज़, ट्रेंड वैल्यूज़ पता चल सकती हैं। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ द लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। और इस अगले सेशन में फिर हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमें पहले पूछे गए हैं AKTU में भी, और उनके थ्रू इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।